हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात कर रहे हैं विज्ञान की शिक्षण विधियाँ, दूसरा भाग। तो कल जो हमने शिक्षण विधियाँ डिस्कस की थी उसमें हम जो शिक्षण विधियाँ डिस्कस कर चुके हैं, एक तो प्रयोग प्रदर्शन विधि में हमने डिस्कस किया। तो पहला मेथड जो हमने डिस्कस किया था प्रयोग प्रदर्शन। तो इस विधि में हमने पढ़ा कि अध्यापक जो होता है वो चैप्टर में जो एक्सपेरिमेंट आते हैं, जो प्रयोग आते हैं, उनको बच्चों के सामने करके दिखाता है, जिससे छात्र जो होता है वो उस अध्ययन में रुचि लेता है और सक्रिय बना रहता है। और जहाँ तक होना चाहिए छात्र को स्वयं प्रयोग करने का अवसर भी देना चाहिए, परंतु जब क्लास में संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस समय ये विधि जो है वो असफल हो जाती है। और दूसरा विधि जो हमने पढ़ी प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि में क्या होता है, अध्यापक जो होता है वो छात्र के सामने कोई ना कोई समस्या रख देता है और उस समस्या को फिर छात्र स्वतंत्रतापूर्वक सोचता है, विचारता है और उस पर कार्य करता है। जैसे मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दिया था कि वर्तमान में स्कूलों में ट्रेंड है कि कोई ना कोई प्रोजेक्ट बच्चे को एलकेजी या यूकेजी से ही देना शुरू कर देते हैं वो। तो जैसे एक प्रोजेक्ट सिंपल सा दे दिया उसने कि माई सेल्फ में स्वयं की फ़ोटो लगाएगा बच्चा और अपने परिवार वालों की फ़ोटो लगाएगा। तो उस फ़ोटो को लगाने में बहुत ज़्यादा समय भी बर्बाद होता है और पैसा भी बर्बाद होता है। फिर तीसरा मेथड जो हमारे पास आया प्रश्नोत्तरी परिचर्चा विधि। तो प्रश्नोत्तरी परिचर्चा विधि में बताया था हमने कि कोई ना कोई टॉपिक जो है वो छात्र को दे दिया जाता है, छात्र उस पर एक अपना भाषण या कह दे कि वाद विवाद तैयार करते हैं और फिर जब वो समाप्त हो जाता है, उसका भाषण या वाद विवाद प्रतियोगिता जो होती है वो समाप्त हो जाती है, तो उसके बाद बाकी जो छात्र उनको देख रहे होते हैं तो उनसे फिर क्वेश्चन पुट किए जाते हैं और वो क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। यदि वो आंसर देने में कोई कठिनाई महसूस करते हैं तो शिक्षक उनकी मदद करता है। तो ये तीन विधियां हमने डिस्कस की थी। जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे रहा हूँ, तो वहाँ से पहले वीडियो को देखकर इन तीनों विधियों को क्लियर करें। अब आज जो विधियां हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहली विधि हम डिस्कस कर रहे हैं प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला विधि में छात्र जो होता है वो प्रयोग करता है, खुद प्रयोग करता है। जैसे हम लोग जब लैब में एक्सपेरिमेंट करते थे तो हमारे को टेस्ट ट्यूब वगैरह, साल्ट वगैरह, मिक्सचर वगैरह दे दिए जाते थे और स्वयं अपने प्रयोग करते थे। और अध्यापक जो होता था वो सिर्फ हमारा निरीक्षण करता था। तो इसमें स्वयं करके सीखना, प्रयोगशाला विधि में स्वयं करके सीखना सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, छात्र जो होता है वो स्वयं करके सीखता है। छात्र खुद प्रयोग करता है और फिर तीन बातें इसमें नोट की जाती हैं। एक तो प्रयोग, फिर उस प्रयोग में उसने क्या देखा, प्रेक्षण, और फिर उसका निष्कर्ष क्या निकाला, रिजल्ट। जैसे कल भी मैंने बात की, नींबू के सत्व में नीला लिटमस डालने पर, तो नींबू के सत्व में क्या किया, नीला लिटमस डाला। नींबू के सत्व में नीला लिटमस डालने पर प्रेक्षण क्या हुआ, नीला लिटमस लाल हो गया। निष्कर्ष क्या निकला, नींबू का विलयन अम्लीय है। तो प्रयोगशाला विधि में छात्र स्वयं करके सीखता है, स्वयं प्रयोग करता है, उसका निरीक्षण यानी प्रेक्षण करता है और फिर उसी आधार पर रिजल्ट यानी निष्कर्ष निकालता है। इस विधि में छात्र जो होता है वो अधिकतम सक्रिय रहता है। छात्र अधिकतम सक्रिय रहता है। शिक्षक जो होता है वो सिर्फ गौण भूमिका निभाता है, उसका निरीक्षण करता है, उसको देखता है। तो इस विधि में जो विशेषताएं आएंगी, स्वयं करके सीखना और ज्ञानेंद्रियों का सर्वाधिक उपयोग, पूरा सक्रिय रहना पड़ता है छात्र को इसमें। तो ज्ञानेंद्रियों का सर्वाधिक उपयोग जो होता है, अधिकाधिक उपयोग जो होता है वो इसी विधि में होता है छात्र के द्वारा।
लेकिन इसकी कमी है कि छोटी कक्षाओं हेतु ये उपयोगी नहीं है। क्लास 11th या क्लास 12th से ये प्रयोगशाला विधि स्टार्ट होती है, उससे पहले प्रयोगशाला विधि जो है वो शुरू नहीं होती। छोटी कक्षाओं हेतु उपयोगी नहीं है। फिर महंगी भी है, क्योंकि जो मटेरियल होता है लैब के अंदर वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो प्रयोगशाला विधि की दो समस्याएं, तो छोटी कक्षा हेतु उपयोगी नहीं और दूसरी महंगी विधि है। अब नेक्स्ट मेथड जो हमारा आता है अवलोकन विधि। अवलोकन विधि, अवलोकन विधि में छात्र स्वयं देखकर यानी निरीक्षण करके, किसी को देख रहा होता है और निरीक्षण करके सीखता है, उसको देखकर सीखता है, देखकर ज्ञान प्राप्त करता है। जैसे मैंने कल भी एग्जाम्पल दिया था कि जब हम किसी को बाइक चलाता देखते थे, जब हमें बाइक चलानी नहीं आती थी, कोई और बाइक लेके निकलता था तो हमारा भी मन करता था कि हम भी बाइक चलाएं। तो वो निरीक्षण अवलोकन विधि थी। तो अवलोकन विधि में छात्र जो होता है वो देख कर सीखता है, छू कर सीखता है, चख कर सीखता है। छू कर सीखने का एग्जाम्पल देख लें। जैसे बच्चा है तो उसको नहीं पता कि आग गर्म है, आग जो है वो गर्म है तो उससे हाथ जल सकता है। तो वो उसमें मान लो उसका हाथ उसमें चला गया, तो उसने छुआ तो उसको गर्म लगी, तो भविष्य में वो कभी भी उस आग के पास नहीं जाएगा। तो निरीक्षण करके यानी देखकर सीखता है, छू कर सीखता है और चख कर सीखता है। चख कर सीखता है, जैसे छोटे बच्चे को अपने कई बार कह देते हैं कि ये चीज़ खराब है, इसको मत खा, या ये चीज़ टेस्टी है, इसको खा ले, तो वो कई बार मना करता है कि नहीं, मैं ये टेस्टी चीज़ मैं नहीं खाता। लेकिन जब वो उसको खाता है तो फिर उसे स्वाद लगती है, तो फिर वो और मांगता है हमारे से, और लालसा करता है कि और खाएं। तो वो निरीक्षण करके देखता है यानी देख कर सीखता है, छू कर सीखता है या चख कर सीखता है। तो अवलोकन विधि में छात्र जो होता है खुद निरीक्षण करके ज्ञान प्राप्त करता है, देख कर, छू कर या चख कर। जैसे कई बार मार्केट में जाते हैं तो कई लोग जो होते हैं वो फास्ट फूड खा रहे होते हैं, तो अगर बच्चे ने नहीं खाया, हमारे साथ पहली बार छोटा बच्चा मार्केट गया है, तो वो भी इच्छा करता है कि मैं भी ये खाऊं। तो फिर वो क्योंकि बाकी खा रहे हैं तो मैं भी ये खाऊं, तो उनको देखकर वो खाना चाहता है। तो जब वो खाता है तो वो ये ज्ञान प्राप्त करता है कि ये चीज़ जो है वो बहुत टेस्टी है। तो ये अवलोकन विधि में आएगा। इसमें देखकर, छूकर या चख कर ज्ञान अर्जित किया जाता है। देखकर, छूकर या चख कर ज्ञान अर्जित किया जाता है। तो इसमें सबसे बड़ी बात जो होती है, छात्र को देखकर सीखने की, जो देखकर सीखने का अवसर मिलता है, देखकर सीखता है छात्र। और इसका जो वातावरण होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो बिल्कुल प्रजातांत्रिक होना चाहिए। प्रजातांत्रिक वातावरण होना चाहिए। जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि मान लो हम बाइक चलाना सीख रहे हैं, अब एक बच्चा जो है वो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से बाइक चला रहा है, उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, वो उसको आइडिया दे दिया गया है कि ये तेरे को करना है तो ऐसे बाइक चलेगी, तो वो स्वतंत्र रूप से बाइक चला रहा है, तो वो बहुत जल्दी सीख जाएगा। दूसरा ऐसा है जिसके फादर साहब उसको पूरा गाइड कर रहे हैं, अरे नहीं ऐसे नहीं मोड़, ऐसे नहीं चला, ऐसे गिर जाएगा, ऐसे रेस नहीं दे, इतनी तेज़ रेस क्यों दे रहा है, तो वो थोड़ा दबाव में रहेगा, तो वो थोड़ा देरी से सीखेगा, क्योंकि उस पर प्रेशर होता है कि कहीं मैं गलत ही ना कर दूं। और दूसरा जो है प्रजातांत्रिक वातावरण में सीख रहा है तो उस पर कोई प्रेशर नहीं है। तो अवलोकन विधि में वातावरण जो होना चाहिए वो बिल्कुल प्रजातांत्रिक होना चाहिए, ताकि छात्र जो है वो जल्दी से जल्दी सीख सके। और यदि उससे कोई समस्या आ रही है सीखने में तो उसे फिर बीच बीच में प्रश्न पूछकर हल प्राप्त कर लेना चाहिए। अगर समस्या आ रही है तो वातावरण प्रजातांत्रिक देना चाहिए, लेकिन अगर उसे कोई समस्या आ रही है उस दौरान तो उसे बीच बीच में पूछकर अपनी समस्या दूर कर लेनी चाहिए। ये विधि भी छोटी कक्षाओं हेतु ज़्यादा उपयोगी नहीं मानी जाती। अवलोकन विधि भी छोटी कक्षाओं हेतु ज़्यादा उपयोगी नहीं मानी जाती, क्योंकि इसमें भी अध्यापक जो होता है, ये मान लें आपकी प्रयोग प्रदर्शित करता है, प्रयोग प्रदर्शन विधि मान लें आप इसको,
अध्यापक प्रयोग का प्रदर्शन कर रहा है और छात्र उसको देख रहे हैं प्रयोग का प्रदर्शन करते समय, तो वो अवलोकन कर रहे हैं, छात्र उसको अवलोकन कर रहे हैं। तो अगर कक्षा बड़ी हो जाएगी तो वो प्रयोग प्रदर्शन विफल हो जाएगा। तो अवलोकन विधि में भी समस्या यही रहती है कि अधिक समूह बड़ा हो जाता है तो जो अवलोकन विधि है वो विफल हो जाती है। उसके बाद अपने चलें तो नेक्स्ट विधि जो हमने डिस्कस करनी है, इसमें खोज विधि, अन्वेषण विधि। खोज विधि, अन्वेषण विधि या अनुसंधान विधि। खोज विधि, अन्वेषण विधि या अनुसंधान विधि। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो बालकों में खोज की प्रवृत्ति विकसित करना, यानी मोटा मोटा बोलें तो उनको साइंटिस्ट बनाना, एक तरह से खोज की प्रवृत्ति विकसित करना। इस विधि का जो उद्देश्य है बालकों में या छात्रों में खोज की प्रवृत्ति विकसित करना। इस विधि में बालक पर कोई भी ज्ञान, किसी भी प्रकार का ज्ञान लादा नहीं जाता, बल्कि उन्हें स्वयं खोज करने हेतु प्रेरित किया जाता है कि आप ये खोज करें। उनके सामने कोई ना कोई समस्या रख दी जाती है और प्रत्येक बालक उस समय स्वतंत्र होता है कि वो इस समस्या का समाधान करे। जैसे वर्तमान में उदाहरण ले लूँ मैं, वैश्विक महामारी कोरोना का। कोरोना जो है वो एक समस्या उनके सामने रख दी गई कि ये एक समस्या है और इसकी खोज आपने करनी है, इसकी दवा कहाँ से बन सकती है, ये खोज आपने करनी है। तो प्रत्येक वैज्ञानिक वर्तमान में स्वतंत्र कर दिया गया है कि वो उस दवा की खोज करे, कोरोना महामारी से लड़ने के लिए दवा की खोज करे। तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी ज्ञान नहीं लादा जाता, उसको भी पता नहीं होता कि ये कैसे बनेगा, लेकिन वो अब विभिन्न माध्यमों से उसको खोजने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो खोज विधि या अन्वेषण विधि में कोई ना कोई समस्या बालक के सामने प्रस्तुत हो जाती है और बालक उस समस्या का हल स्वयं खोजता है। बालक उस समस्या का हल स्वयं खोजता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, छात्र अधिकतम क्रियाशील रहते हैं। इस विधि में छात्र जो होते हैं वो अधिकतम क्रियाशील, छात्र अधिकतम क्रियाशील रहते हैं और उन्हें परिश्रम करने की आदत बनती है। छात्रों में परिश्रम करने की आदत बनती है कि वो लगातार मेहनत कर रहे हैं वर्तमान में उस दवा को खोजने के लिए। ऐसे ही अगर हम क्लास में भी ये मेथड अपनाएं, कोई ना कोई समस्या रख दें और बालक को कह दे स्वयं खोज कर आएगा, तो बालक घर पर जाकर जरूर उसको खोजने का प्रयास करेगा। लेकिन विफल कहाँ हो जाती है, जब मंद बुद्धि या सामान्य बुद्धि बालक आ जाते हैं तो वहाँ आकर ये मेथड जो है वो विफल हो जाता है। ये मेथड केवल और केवल प्रतिभाशाली बालकों हेतु ही लाभदायक है। प्रतिभाशाली बालक ही इस मेथड से फॉलो कर सकते हैं। मंद बुद्धि या सामान्य बुद्धि बालक जो होते हैं वो यहाँ आकर विफल हो जाते हैं और प्रारंभिक कक्षाओं हेतु भी खोज विधि जो है वो ज़्यादा लाभदायक नहीं है। तो प्रयोगशाला विधि, अवलोकन विधि, खोज विधि और एक हमने डिस्कस करनी है पर्यटन विधि। पर्यटन विधि, पर्यटन विधि, पर्यटन विधि एजुकेशनल टूर मेथड मान लें आप। पर्यटन विधि तो छात्र जो होता है वो इसमें प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करता है। जैसे हमने कुछ पढ़ा है किताबों में, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ही ले लें, मान लो जंतर मंतर के बारे में अपने पढ़ा है, जयपुर का जो जंतर मंतर है कि उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ये बात है, ये बात है, लेकिन हम सिर्फ उसको क्रैमिंग कर रहे हैं। कोई भी मेहरानगढ़ का किला ले लें, जैसे हम सिर्फ पढ़ते हैं कि वहाँ तोपें पड़ी हैं और मंदिर है माता का, तो वो सिर्फ हमने किताबों में पढ़ा, लेकिन हम क्रैमिंग करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं अगर हम उस मेहरानगढ़ के अंदर ले जाकर उस छात्र को खड़ा कर दें, भाई ये देख ले अब इसमें क्या क्या है यहाँ, तो वो छात्र देखकर बिल्कुल स्थायी ज्ञान हो जाएगा उसके दिमाग में। जो चीज़ वो देख कर आया है वो कभी भी नहीं भूलेगा। आप स्वयं भी सोच लें कि आप जहाँ घूम कर आए हैं आपको वहाँ का एक एक तथ्य याद है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान द्वारा सीखता है बालक इसके अंदर। और इसमें
छात्रों को स्थान स्थान पर घुमाकर शिक्षा दी जाती है, यानी किताबी ज्ञान से हटाकर उसको उस स्थान पर लेकर जाना है हमें जहाँ वो सामग्री उपलब्ध हो जो उसने बुक्स में पढ़ी है। तो एजुकेशनल टूर कक्षा की चारदीवारी से बाहर निकाल कर उसको एजुकेशनल टूर में ले जाया जाता है, लेकिन विफल कहाँ हो जाती है? वही बात, इसके लिए धन की ज़रूरत होती है। जब एजुकेशनल टूर जाता है तो उसके लिए पैसा मांगा जाता है और वो पैसा जो होता है वो सभी के पास उपलब्ध नहीं होता, तो धन की ज़रूरत होती है। तो जो निर्धन छात्र होते हैं वहाँ आकर ये पर्यटन विधि जो होती है वो विफल हो जाती है। और सबसे बड़ी बात कि हर टॉपिक का अध्ययन हम पर्यटन विधि द्वारा नहीं कर सकते। प्रत्येक टॉपिक का अध्ययन जो है, ये नहीं कि किताब में जितने भी टॉपिक है वो सारे पर्यटन विधि के द्वारा हम लोग सीख लेंगे, नहीं। कुछ टॉपिक ही पर्यटन विधि द्वारा देखे जा सकते हैं या सीखे जा सकते हैं। सभी टॉपिकों का अध्ययन जो है वो पर्यटन विधि द्वारा नहीं किया जा सकता। और इस विधि की विशेषता ये रहती है कि विधि जो है वो शिक्षण को बहुत ज़्यादा सरल बना देती है, रुचिकर बना देती है। बच्चे में एक इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है कि हमारा टूर जा रहा है और हम जो है वहाँ जाकर ये चीज़ें देखेंगे। तो सिर्फ इंटरेस्ट क्रिएट होता है इससे बच्चे में, और शिक्षण के साथ साथ मनोरंजन होने के कारण बच्चा जो है मानसिक थकान जो है बिल्कुल भी अनुभव नहीं कर पाता। शिक्षण तो होना ही होना है और साथ में मनोरंजन भी होना है, तो बच्चे को मानसिक थकावट नहीं होती इस विधि के अंदर। तो ये हमारी मेन विधियाँ थी टीचिंग मेथड के अंदर साइंस के। एक बार फिर रिपीट कर दे, प्रयोगशाला विधि स्वयं करके सीखने पर बल देती है, लेकिन कमी धन की पर्याप्तता खर्चीली विधि है। और प्रयोग, प्रेक्षण और निष्कर्ष 3 स्टेप इसमें देखे जाते हैं। तो खर्चीली होने के कारण एक तो अनुपयोगी है और दूसरा छोटी कक्षाओं के लिए लाभदायक नहीं है। अवलोकन विधि में छात्र निरीक्षण करके, चाहे वो देख कर करे, चाहे वो छू कर, चाहे वो चख कर, और वातावरण जो है बिल्कुल प्रजातांत्रिक होना चाहिए। तो प्रयोग प्रदर्शन भी एक तरह से अवलोकन विधि का ही एग्जाम्पल था। उसमें अध्यापक प्रयोग करके दिखाता है और बच्चा देखता है। तो कमियां इसकी यही हैं जो प्रयोग प्रदर्शन में थी। अगर समूह का आकार बड़ा हो जाए, कक्षा का आकार बड़ा हो जाए, तो ये विधि जो है विफल हो जाती है। फिर आती है खोज विधि, अन्वेषण विधि या अनुसंधान विधि। तो खोज विधि जो है उसमें खोज की प्रवृत्ति विकसित होती है। बच्चा जो है वो पूरी तरह अधिकतम यूज़ करता है अपने माइंड का और स्वयं खोज करके सीखता है। उसके सामने कोई ना कोई समस्या रख दी जाती है, स्वयं खोज करके सीखता है और उसमें परिश्रम करने की आदत बनती है। लेकिन कमी यही रहती है कि जो मंद बुद्धि बालक है, जो सामान्य बालक है, वहाँ ये विधि कामयाब नहीं है। ये विधि सिर्फ प्रतिभाशाली छात्रों के लिए ही कामयाब है। फिर आती है पर्यटन विधि। पर्यटन विधि में छात्र प्रत्यक्ष ज्ञान द्वारा सीखता है। जो भी टॉपिक उसको अध्ययन करवाना है उसे उस क्षेत्र में लेकर जाया जाता है, तो वहाँ वो उस चीज़ को प्रत्यक्ष देखता है और ऐसा ज्ञान जो होता है वो स्थायी होता है। तो लेकिन कमी जो रही, सभी टॉपिकों को हम पर्यटन विधि द्वारा अध्ययन नहीं कर सकते और इसके अलावा धन की आवश्यकता भी होती है। और विशेषता ये रही कि बच्चा जो है मानसिक थकान अनुभव नहीं करता, शिक्षण के साथ साथ मनोरंजन भी बना रहता है और बच्चे में एक इंटरेस्ट रहता है। रुचिकर बनाती है ये विधि, शिक्षण को रुचिकर भी बनाती है और सरल भी बनाती है। तो ये विशेषता थी इस विधि की। बाकी लिंक वापस मैं नोट्स का डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और पहले वाला जो इसका भाग 1 था उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। फिर कल हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे जिसमें हम कुछ विधियों के नाम और उनके वैज्ञानिक लर्न करेंगे कि कौन कौन से मनोवैज्ञानिक ने कौन कौन सी विधि दी थी। थैंक यू।